हेलो दोस्तों, मैं कल्पना पारिक आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद कल्पना पारिक में स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का प्रवाह तंत्र और राजस्थान के प्रवाह तंत्र में आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे चंबल नदी, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक जल इसी नदी के द्वारा लाया जाता है। इस नदी के कई उपनाम हैं, जिनमें एक है राजस्थान की कामधेनु। इस नदी के द्वारा राजस्थान में बिजली का उत्पादन भी किया जाता है, सिंचाई भी की जाती है और पेयजल की भी पूर्ति की जाती है। और इस नदी को पूरे वर्ष पर्यंत या पूरे वर्ष भर बहने के कारण इसे कहा जाता है 12मासी नदी, और ये हमेशा बहती रहती है, इसलिए इसे कहा जाता है नित्यवाही नदी। और एक इसका नाम है चर्मण्यवती नदी। इस तरह से इस चंबल नदी के कुल 3-4 नाम हैं। राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही, 12मासी, चर्मण्यवती, चंबल नदी, और एक इसका नाम हो रहा है मालव गंगा। ये जो राजस्थान का ये एमपी वाला क्षेत्र है, इधर वाला, ये इस क्षेत्र को मालव प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश कहते थे इसे पहले? मालव प्रदेश। इसलिए ये इधर से ही आती है और यहाँ से प्रवेश करती है, इसलिए इस नदी का एक नाम और है मालव गंगा। अब हम जानते हैं इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह कहाँ तक जाती है। इस नदी का उद्गम होता है एमपी से। कहाँ से? एमपी से। एमपी में एक जिला है इंदौर। इंदौर में एक जगह है महू। महू में विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं। वहाँ पे एक पहाड़ी है, जानापाऊ की पहाड़ी, जहाँ से इस नदी का उद्गम माना जाता है। और उस जो जानापाऊ की पहाड़ी, उसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो यह नदी निकली एमपी के इंदौर से। इंदौर के निकट क्या है? महू। महू महू में जो जानापावा की पहाड़ी है, वहाँ से यह नदी निकलती है। कौन सी पहाड़ियाँ? जानापाऊ पहाड़ी। जानापाऊ पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। यहाँ से यह नदी निकल के यह जाती है इंदौर, इंदौर से उज्जैन, उज्जैन और रतलाम और मंदसौर होते हुए यह नदी प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से। चित्तौड़, चौरासीगढ़ और चंबल, वहाँ से ये थोड़ा सा आगे जाती है। थोड़ा आगे जाती है तो इसके ऊपर एक यह जलप्रपात बनाती है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और इसका नाम है चूलिया जलप्रपात। यह 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात यह चंबल नदी चौरासीगढ़ में प्रवेश करने के बाद बनाती है। थोड़ी सी दूर यहाँ पे इसमें एक नदी और मिलती है, जिसका नाम है बामनी नदी। है एक छोटी सी नदी जो यहीं चित्तौड़ से निकलती है और इसमें मिल जाती है। क्या नाम है इसका? बामनी। यह नदी है बामनी नदी। और इन दोनों नदियों के संगम पे, इधर से आती है चंबल और इधर से आती है ये बामनी, और इन दोनों नदियों के संगम पर एक किला है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। वो भी चित्तौड़ में ही आता है। इस दुर्ग का निर्माण भैंसा सिंह और रोड़ाचारण द्वारा करवाया गया, इसलिए इस दुर्ग को भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कहा जाता है। और यह दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में एक जगह है वेल्लोर, जहाँ पे वहाँ का जो किला है वो भी 2 नदियों के संगम पर कुछ इसी तरह बसा हुआ है, इसलिए उसके हिसाब से इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। उसके बाद यह नदी जाती है आगे। यहाँ से निकली चित्तौड़, चित्तौड़ से कोटा, और फिर कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई, कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई यह नदी जाती है। कोटा का एक गांव है पालिया। कौन सा गांव है? पालिया गांव। वहां तक यह नदी राजस्थान में बहती है। इस पालिया गांव तक यह नदी राजस्थान में बहती है। फिर यहाँ से इसकी अंतर्राज्यीय सीमा शुरू हो जाती है, यानी कि इसके एक तरफ राजस्थान और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश। यहाँ से यह नदी इधर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, और इधर ये एमपी, इन दोनों राज्यों में बहती हुई यह नदी जाती है धौलपुर का एक गांव है पीनाहट। कौन सा? पीनाहट। उस पीनाहट गांव तक यह अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। कोटा के पालिया गांव से लेकर धौलपुर के पीनाहट तक चंबल नदी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, 2 राज्यों के मध्य बहती है। और ये जो जगह है पालिया से लेकर पीनाहट तक की, जिसमें यह 2 राज्यों में बहती है, इसे महान भ्रंश घाटी कहा जाता है। कौन सी घाटी? इस जगह को कहा जाता है महान
भ्रंश घाटी। यह जाती है पीनाहट तक, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। इसके बाद यह नदी जाती है यूपी। यूपी में इटावा के पास एक जगह है मुरादगंज, वहाँ पर यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। और फिर यमुना नदी अपना जल प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिला देती है और फिर गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इस तरह यह नदी यूपी में गई, यूपी के इटावा में, और इटावा में एक जगह है मुरादगंज, मुरादगंज, वहाँ पे यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी आ रही है इधर से? यमुना। इसमें ले जाकर इसने अपना पानी डाल दिया। फिर यमुना अपना जल इधर से आ रही जो गंगा नदी है, जो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है, वह इसमें ले जाकर यमुना नदी अपना पानी डाल देती। तो ये हो गई गंगा और ये है यमुना। इस तरह चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में, इटावा के निकट जो मुरादगंज नामक जगह है वहाँ पे अपना जल यमुना नदी में डाल देती है। और फिर यमुना नदी अपना जल प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज, वहाँ ले जाकर अपना जल गंगा नदी में डाल देती है और फिर गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। इस तरह चंबल नदी एमपी के जानापाओ की पहाड़ी से निकली, फिर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर होते हुए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में प्रवेश करती है। फिर वहाँ से यह नदी थोड़ा सा आगे जाकर एक जलप्रपात बनाती है, चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि 18 मीटर ऊंचा है। वहाँ से फिर यह नदी थोड़ा आगे जाती है, वहाँ इसमें एक छोटी नदी और मिलती है जिसका नाम है बामनी। चंबल और बामनी के संगम पर राजस्थान का एक चित्तौड़ का एक दुर्ग और है, भैंसोड़गढ़ का दुर्ग, वो बना हुआ है जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। फिर वहाँ से यह नदी कोटा जाती है, फिर कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई यहाँ बूंदी में एक जगह है केशोराय पाटन, जहाँ पे चंबल सबसे गहरी है। चंबल की सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ है? केशोराय पाटन बूंदी में, केशोराय पाटन बूंदी, यहाँ पे चंबल सबसे सर्वाधिक गहरी है। फिर यहाँ से यह कोटा बूंदी, फिर कोटा के पालिया गांव तक जाती है। यह वहाँ तक यह नदी 84गढ़ से लेकर पालिया गांव तक यह राजस्थान में बहती है। फिर पालिया से लेकर यह सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए धौलपुर का एक गांव है पीनाहट, वहाँ तक यह नदी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है, जिसे महान भ्रंश घाटी भी कहते हैं। वहाँ से फिर यह नदी जाती है यूपी में। यूपी का एक शहर है इटावा, जहाँ पे एक जगह है मुरादगंज, वहाँ जाकर यह चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। और फिर यमुना अपना जल प्रयागराज में गंगा में मिला देती है और गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके चले जाती है। ये चंबल का प्रवाह क्षेत्र है। अब ये चंबल नदी है, ये अपनी बीहड़ क्षेत्र के लिए, अवनालिका अपर्दन के लिए और उत्खनात स्थलाकृतियों के लिए बहुत फेमस है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये उत्खनात स्थलाकृति क्या होती है? नदी है, नदी की दो सतहें होती है, एक ऊपरी सतह, एक आंतरिक सतह। ऊपरी सतह शांत रहती है, ऊपर का जो जल है वो शांत रहता है, लेकिन जो आंतरिक जल प्रवाह है उसमें यह हिलोरे खाती हुई चलती है। तो जैसे ये जहाँ पे कच्ची जगह आई वहाँ इसने मिट्टी का कटाव कर दिया, कठोर जगह आई वहाँ से ऊपर से चली गई, इस तरह गहरे खार्ज बनाती हुई हिलोरे खाती हुई चलती है, जिससे मिट्टी का कटाव होता रहता है और गहरे गहरे खड्डे बनते रहते हैं। वो उत्खनात स्थलाकृति कहा जाता है उन्हें, जब यह मिट्टी के गहरे गहरे कटाव करती चलती है। उसके बाद जब ये हिलोरे खाती हुई चलती है नदी, तो साइडों में पानी जाएगा, तो उससे इसमें अवनालिकाएं बनती हैं। और वो अवनालिकाएं कोई छोटी मोटी नहीं बनती, वो भी बहुत मतलब गहरी और लंबी होती हैं, जो कि लगभग 28 मीटर तक गहरी और 200 मीटर तक लंबी होती हैं। वो अवनालिकाएं जब साइडों में से जब पानी जाता है, जैसे तो चंबल कुछ इस तरह से चलती है, जहाँ पे कच्ची जगह आई वहाँ से मिट्टी का कटाव कर लिया, कठोर जगह आई वहाँ से ऊपर से निकल गई, इस तरह ये हिलोरे खाती हुई चलती है। और इसी आकृति को कहा जाता है उत्खनात स्थलाकृति। जब ये यहाँ से कटाव करेगी तो साइडों से भी मिट्टी का कटाव होगा, और इस तरह यह अपने रास्ते में गहरे गार्ज बनाती जाएगी। और जब ये नदी हिलोरे खाएगी तो इसका पानी साइडों में भी निकलेगा। तो ये जो साइड से पानी निकलेगा इन्हें कहा जाता है अवनालिका, और ये अवनालिकाएं भी मिट्टी का बहुत अपर्दन करती हैं।
इसलिए यह अवनालिका अपर्दन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इसकी जो अवनालिकाएं हैं ये 28 मीटर तक गहरी होती हैं, 28 मीटर तक गहरी और 200 मीटर तक लंबी, 200 मीटर तक लंबी होती है इसकी अवनालिकाएं। जो चंबल के बीहड़ हैं उन्हें डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। इस तरह यह नदी गहरे गहरे गार्ज बनाती हुई चलती है और उन गार्ज रूपी जो ये भूमि है इसे चंबल के बीहड़ कहा जाता है। और इन बीहड़ों के आसपास कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन्हें डांग क्षेत्र कहा जाता है। और ये डांग क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक यह है डांग क्षेत्र फैला। एक लाठी सिरिंज क्षेत्र भी है जो कि जैसलमेर में है। तो डांग क्षेत्र है वो है पूर्वी राजस्थान में, और जो लाठी सिरिंज क्षेत्र है वो है पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर में। और इसमें भी सर्वाधिक जो बीहड़ क्षेत्र है वो है सवाई माधोपुर और धौलपुर में। इस तरह यह नदी मिट्टी का सर्वाधिक कटाव करती हुई, उत्खनात स्थलाकृति बनाती हुई और अवनालिकाओं के द्वारा मिट्टी का अपर्दन करती हुई चलती है। चंबल नदी पे राजस्थान में कुल 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से 3 बांधों से बिजली उत्पादित की जाती है और 1 बांध से सिंचाई की जाती है। और ये बांध कुछ इस तरह हैं। एक बांध है इसमें, चंबल जब इधर से निकलती है जानापाओ की पहाड़ी से, फिर एक बांध है इस पर 84गढ़ से कुछ 7-8 किलोमीटर पहले मंदसौर में है इस पर गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है ये? गांधी सागर बांध। इसके बाद ये 84गढ़ में आती हैं। फिर इसमें यहाँ चित्तौड़ में एक जगह है रावत भाटा, जहाँ पे परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है। ये है रावत भाटा चित्तौड़। रावत भाटा में इस नदी पर एक बांध और बनाया हुआ है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। यह बांध बना हुआ है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद इस पर एक बांध है कोटा में, जवाहर सागर बांध। ये कौन सा है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध ये है बोराबास कोटा। बोराबास कोटा में इस पर जवाहर सागर बांध बनाया हुआ है। फिर इसके थोड़ा आगे जाते इस पे कोटा में है इस पर कोटा बैराज, जो कोटा शहर में स्थित है, कोटा बैराज। इस तरह इस पर ये 4 बांध हो गए। गांधी सागर बांध जो कि एमपी में है। फिर है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में जो रावत भाटा जगह है जहाँ पे परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है, वहाँ पे रावत भाटा में है इस पर राणा प्रताप सागर बांध। फिर इस पे तीसरा बांध है कोटा में, जो कोटा और बूंदी में फैला हुआ है, जो है जवाहर सागर बांध। ये है बोराबास कोटा में। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो कोटा में इस पर कोटा बैराज। तो ये जो 3 बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन 3 बांधों से बिजली उत्पादन का कार्य किया जाता है। जो कोटा बैराज है इसका उपयोग बिजली उत्पादन में ना करके सिंचाई और पेयजल में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो कोटा बैराज है इसका उपयोग सिंचाई व पेयजल में किया जाता है। और इस कोटा बैराज से 8 लिफ्ट नहरें निकाली हुई हैं। कितनी? 8 लिफ्ट नहर, जिसमें से 2 नहर दिगोद और जालीपुरा कोटा में, बाकी की 6 बारा में हैं। इस तरह इस पे कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं। और इन बांधों के निर्माण में सर्वप्रथम निर्माण हुआ तो उसमें पहले चरण में हुआ इसका, पहले चरण में इसका और इसका 1955 से 60 के बीच में इन 2 बांधों का निर्माण हुआ, कोटा बैराज और गांधी सागर। फिर दूसरा चरण जो था उसमें हुआ राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण, राणा प्रताप सागर बांध। जब ये पूछे कि इन चारों बांधों में से सर्वाधिक भराव क्षमता किसकी है तो वो होगा गांधी सागर बांध। लेकिन जब ये पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला या सबसे बड़ा कौन सा बांध है तो वो होगा राणा प्रताप सागर बांध। ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और तीसरे चरण में बना जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। ये बना 1970 में और ये बना 1972 में। तो पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज 1955 से 60 में, दूसरे चरण में बना राणा प्रताप सागर 1970 में और जवाहर सागर बांध है वो बना 1972 में।
इस गांधी सागर बांध में लगी हुई है 5 इकाई 30 मेगावाट की, यानी कि 115 मेगावाट। यहाँ है रावतभाटा में है 4 इकाई 43 मेगावाट की, यानी 172 मेगावाट। और जो जवाहर सागर है उसमें 3 इकाई 33 मेगावाट, यानी कि यहाँ हो गया 99 मेगावाट। इस तरह यहाँ हो गई 99 मेगावाट, यहाँ हो गई 172 मेगावाट और यहाँ हो गई 115 मेगावाट। कुल 386 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है इन तीनों बांधों से। कितनी? 386 मेगावाट, जिसमें से 50% मिलता है राजस्थान और मध्य प्रदेश को, 193 मेगावाट और 193 मेगावाट राजस्थान को और एमपी को। 193 मेगावाट राजस्थान को और 193 मेगावाट मध्य प्रदेश को। इस तरह इन 3 बांधों से बिजली उत्पादित की जाती है और कोटा बैराज से सिंचाई और पेयजल की पूर्ति की जाती है। और ये जो कोटा बैराज है, इस पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी बनाया गया है, जिसमें एक स्तनधारी जीव पाया जाता है, जो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोटा बैराज है, इस पर बनाया गया चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इसे घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। और यहाँ पे एक स्तनधारी जीव पाया जाता है जिसका नाम है स्तनधारी जीव गांगेसूस। गांगेसूस नामक स्तनधारी जीव चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में पाया जाता है। इस प्रकार चंबल निकली एमपी के इंदौर के जानापाओ की पहाड़ियों से। उन जानापाओ की पहाड़ियों से निकलकर वह इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर होते हुए है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में प्रवेश करती है। फिर वहां से वह चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई वह यूपी में इटावा में जाती है। इटावा में एक जगह मुरादगंज, वहां जाकर ये यमुना में मिल जाती है और फिर यमुना अपना जल प्रयागराज में जाकर गंगा में डाल देती है और गंगा अपना जल बंगाल के खाड़ी में डाल देती है। इस तरह यह नदी इस नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। कितनी लंबी है चंबल? 966 किलोमीटर, जिसमें से इसकी लंबाई एमपी में है 325 किलोमीटर। यहाँ से महू से ये जो है ना 84गढ़, यहाँ 84गढ़ से लेके ये जहाँ से निकलती है ना महू से, विंध्याचल पर्वत जानापाओ की पहाड़ी से, वहाँ तक इसकी लंबाई है 325 किलोमीटर। और राजस्थान में ये है 84गढ़ से लेकर ये जो जगह है ना कोटा में पालिया, वहाँ तक है यह 35 किलोमीटर। वहाँ यह 135 किलोमीटर। और इस पालिया से लेकर ये महान भ्रंश घाटी है जहाँ पे यह अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है, पालिया से लेकर पीनाहट तक, यहाँ इसकी लंबाई है 241 किलोमीटर। ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये बनाती है 241 किलोमीटर, यानी कि महू से लेके 84गढ़ तक है ये 325, राजस्थान में बहती है 84गढ़ से लेके पालिया तक 135 किलोमीटर और पालिया से लेके पीनाहट तक है 241। बाकी जो बची वो आगे वाली जहाँ से पीनाहट से लेके जहाँ मुरादगंज में ये बहती है वहाँ तक हो गई। इस तरह इसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। और इस नदी पे ये 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से 3 राजस्थान में है, 1 एमपी में है। अगर चारों बांधों में सर्वाधिक क्षमता वाला बांध है तो वो है गांधी सागर बांध, और राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता वाला बांध है तो वो है राणा प्रताप सागर बांध। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध, इन 3 बांधों से राजस्थान में बिजली उत्पादन का कार्य किया जाता है, जिससे कुल 386 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है, जिसमें से 50% राजस्थान को मिलता है और 50% एमपी को मिलता है। 193 मेगावाट एमपी को और 193 मेगावाट राजस्थान को मिलता है। और जो कोटा बैराज है उससे सिंचाई व पेयजल की पूर्ति की जाती है, जिससे 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई, जिसमें से 2 दिगोद और जालीपुरा कोटा में और बाकी 6 बारा में निकाली गई है। इस तरह ये आज चंबल नदी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे चंबल और चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनसे संबंधित टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।